मैं बहुत देर से बिस्तर पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज मुझे खुशी के कारण नींद ही नहीं आ रही थी। आखिर वजह ही ऐसी थी कि मैं करती भी तो क्या। थोड़ी ही देर में मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाहर बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ देर ठंडी हवा खा ली जाए, जिससे मन में सुकून और ज़्यादा दुगना हो जाएगा। इसीलिए मैं बाहर लॉन की तरफ निकल गई। बाहर सच में बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, जो दिल को सुकून से भर रही थी। अपनी खुशी के बारे में सोच सोच कर मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। फिर जब मुझे काफ़ी देर हो गई तो मैंने सोचा कि अब चलकर मुझे सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह उठकर मुझे कुछ तैयारी भी तो देखना है। और फिर अगर पापा ने मुझे इतनी रात को अकेले यहाँ पर बाहर टहलते हुए देखा, तो हो सकता है कि वह भी परेशान हो जाए। इसीलिए मैं अपने कमरे की तरफ वापस जाने लगी। अपनी ही मनमौजी में चलती हुई कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने किसी को देखा, जिससे मेरे कदम वापस पीछे की तरफ आए। और मैं सोचने लगी कि क्या वह मेरा वहम था या सच में कोई इधर से निकल कर गया। वापस लौटने पर जब मैं यहाँ वहाँ देखने लगी तो मुझे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आया। फिर मुझे लगा कि शायद कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन तभी कुछ अजीब सी आवाज़ हुई, जिससे मेरे कदम अपनी जगह पर थक गए। ध्यान से सुनने पर वह आवाज़ मुझे पापा के कमरे से आई हुई सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि शायद पापा आज भी अभी जाग रहे हैं, इसीलिए मेरे कदम खुद पे खुद पापा के कमरे की तरफ बढ़ गए। लेकिन उसके बाद मैं अंदर का जो नज़ारा देखा, तो उसे देखते ही मेरे होश उड़ चुके थे। अंदर मैंने अपने पापा और मौसी को एक साथ देखा था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह न जाने कितने बेताब हुए, न जाने कब के तरसे हुए उन्होंने सारी हदों को पार कर दिया था और उन्हें इस तरह से देखा था। उससे तो मेरे हाथ पैर ही जम गए थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी मौसी मेरे पापा की कभी इस तरह की कोई काम भी कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे वह सब नहीं देखना चाहिए था, लेकिन जब अचानक से मैंने यह सब देखा तो उस समय मेरे शरीर के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से जैसे सुन्न हो चुका था। मुझे वहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन मेरे जान ही निकल चुकी थी होगी। इसीलिए मैं उस जगह पर पूरी तरह से खड़े खड़े जम गई थी। मुझे अपने हाथ पैर हिलाए भी नहीं जा रहे थे और मैं पल भर में झटकना भी भूल चुकी थी। अचानक ही मुझे पसीना आने लगा, लेकिन उधर अंदर जो तूफान आया था वह जोरों पर था। उन लोगों को तो इस बात की खबर तक नहीं थी कि कोई है जो उनकी सारी इन चीज़ों को देख रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि मुझे उस वक्त अपने अंदर एक बहुत ही गहरी दर्द महसूस कर रही थी। वह दर्द जो एक विश्वास के टूटने करने का होता है, वह दर्द जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या कोई आपका अपना ऐसा भी कर सकता है? उन दोनों की उस तरह की आवाज़ें हैं मेरे कानों में बुरी तरह से चुभती। मेरे लिए अब बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसीलिए मैं जैसे तैसे खुद को खींचकर अपने कमरे तक लाई। मैंने दरवाजे को अंदर से अच्छे से बंद कर लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। काफ़ी देर तक रोने के बाद जब मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ, तो मैं अपने आप को समझाया मुझे फ़िलहाल इन सब चीज़ों में अपना दिमाग हटाना चाहिए। जब सुबह हुई तो पूरे घर में तैयारी हो रही थी। रात की बात को तो लेकर मेरा मन बहुत ही ज़्यादा अपसेट था, लेकिन मैं करती भी तो क्या। खुद को समझाने के बावजूद भी मैं उस बात को भूल नहीं पा रही थी। मौसी तुरंत ही मेरे पास आई और मुझे गले लगाकर बधाई देने लगी। दरअसल आज मेरा जन्मदिन है। मैं बड़े ही बेमन से उन्हें गले लगाया और उसके बाद पापा के मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए थे। उनके दिए हुए गिफ्ट को लेकर मैं भी कोई खास रुचि नहीं दिखाई, जिसे देखकर वह मुझसे कहने लगे, क्या हुआ अंजलि बेटा, कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? मैंने उनसे कहा कि नहीं, बस मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है। इस बात पर वह लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तुरंत ही मेरे लिए दवा का इंतजाम किया। पापा ने कहा कि अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो बताओ, मैं अभी डॉक्टर अंकल को फ़ोन करके यहाँ पर बुला लेता हूँ। मैंने कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। यह दवा खाने के बाद मुझे जल्दी ही आराम मिल जाएगा। नाना जी भी तैयार होकर आ चुके थे। थोड़ी ही देर बाद मुझे अपनी दोस्तों को कंपनी में मिठाई बांटने के लिए जाना था, इसीलिए मैं अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। मेरा नाम अंजलि है। मेरी माँ का देहांत जब मैं बहुत छोटी थी उसी वक्त हो गया था। तब से मैं अपने पिताजी और नाना जी के साथ उनके घर पर ही रहती हूँ। मेरे नाना जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन अब उनकी काफ़ी उम्र हो गई है, तो बस इसी वजह से उनके बिजनेस को अब मेरे पिताजी संभाल रहे हैं। मेरी मौसी ने भी मेरी परवरिश करने की खातिर अभी तक शादी नहीं की। सभी लोग मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं।
मैं आज के दिन को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी। इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है, बल्कि मैं इसलिए खुश थी क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से एक लड़के से प्यार करती हूँ और आज के दिन मैं उस लड़के को अपने घर वालों से मिलाने वाली थी ताकि हम दोनों जल्द से जल्द शादी के बंधन में बन जाए। लेकिन कल रात मैंने जो कुछ भी देखा उसे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पापा और मेरी मौसी इस तरह का कोई काम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं खुद को बहुत समझाया। हर किसी की अपनी एक निजी ज़िंदगी होती है, हर इंसान की अपनी कुछ चाहतें भी होती हैं। जैसे कि मेरी अपनी चाहत है कि मैं अपने जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ ही जीवन बिताऊँ। इसी तरह से पापा भी बहुत सालों से अकेले हैं और मौसी भी, तो हो सकता है कि शायद अपनी कुछ इच्छाओं के चलते वह लोग यह सब कर रहे हो। यही सब तो सोचकर मैं खुद को जैसे तैसे समझा लिया, लेकिन फिर भी जब भी मेरे मन में अपनी मासी को लेकर ख्याल आता तो मुझे बहुत ही बुरा लगता था। लेकिन इससे कुछ बहुत ही बड़ा गलत भी नहीं था क्योंकि मेरी माँ तो पिताजी को छोड़कर चली गई, इस दुनिया से जा चुकी थी। और फिर मेरी मौसी ने भी मेरे लिए ही बहुत बड़ा त्याग, उन्होंने मेरी परवरिश की खातिर शादी नहीं की, वरना अगर वह चाहती तो शादी करके अपना खुद का घर बसा सकती थी और उनके भी बच्चे मेरे जितने बड़े होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए मुझे भी उनके एहसान को समझना चाहिए और इस तरह की कोई भी गलत चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। यही सब सोचते सोचते मैं तैयार हुई और खुद को समझाया कि मैं किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करूँगी। उसके बाद मैं नाना जी के साथ अपने दोनों कंपनियों में गई और वहाँ पर सभी को मिठाइयाँ बांटी। शाम को मेरे घर में एक बहुत ही बड़ी पार्टी दी गई थी जिसमें न जाने कितने ही लोग शामिल थे और जिस इंसान से मैं प्यार करती थी उससे भी तो मैंने उस पार्टी में बुलाया था। केक काटने के बाद जब सब कुछ अच्छे से सिमट गया तो मैंने पापा से कहा कि आज मैं आपसे एक स्पेशल गिफ्ट मांगना चाहती हूँ। इस पर पापा ने कहा कि हाँ बेटा, तुम जो मांगना चाहो मैं तुम्हें दूंगा। मैंने कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ। इस बात पर घर में हर कोई हैरान रह गया था। इसके बाद मैंने पापा को अपने प्यार यानी मैं राहुल से मिलवाया। मैंने पापा को और अपने बाकी घर वालों को भी राहुल के बारे में सब कुछ बताया कि मुझे कॉलेज टाइम में मिला था। पहले हमारी दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। राहुल का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वह अनाथ है। यह सुनकर पापा को गहरा धक्का लगा। उन्होंने उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इस बारे में बाद में बात करेंगे। नजाकत को देखते हुए राहुल को उसके घर को वापस भेज दिया। लेकिन राहुल के जाने के बाद पापा बहुत गुस्सा होने लगे। वह हमारी शादी के इतने सपने सजा रखे हैं। मैंने सोचा था कि जब तुम 21 साल की हो जाओगी तो उसके बाद मैंने जो भी अच्छे लड़के पसंद करके रखे थे इनमें से किसी एक के साथ तुमसे चुनने के लिए कहूँगा, लेकिन तुमने तो खुद से पहले ही अपना जीवन साथी चुन रखा है। मैंने कहा तो बताइए पापा, इसमें मैंने आखिर गलत ही क्या किया? राहुल को पसंद करती हूँ। पापा कहने लगे कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुमने जिसे पसंद किया है वह हमारी हैसियत का नहीं है। मैंने उनसे कहा कि प्यार ऊंच नीच नहीं देखता है। मैं राहुल के साथ खुशहाल महसूस करती हूँ, बाकी वह हमारे स्टूडेंट का है या नहीं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पापा कहने लगे पर मुझे पड़ता है। मुझे समाज में कई लोगों से मिलना पड़ता है, मुझे सबको जवाब देना होगा कि आखिर मेरा होने वाला दामाद कौन है। मैंने पापा को समझाने की कोशिश की लेकिन वह अपनी बात पर अड़े हुए थे। इस समय मौसी मेरा साथ दिया। मौसी ने कहा कि जब अंजलि की खुशी उस लड़के के साथ ही है तो हमें भी उसकी पसंद को दिल से स्वीकार करना चाहिए। मौसी के मुँह से यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे लगा था कि शायद वह पापा का ही साथ देंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। जब मौसी मेरा साथ दिया तो नाना जी भी मेरे पक्ष में ही आए पापा की बात को उस वक्त, लेकिन पापा ने फिर कुछ भी नहीं कहा और वह खामोश होकर वापस अपने कमरे में चले गए। इन सब से मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। मुझे लगा कि कहीं अगर पापा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर आगे क्या होगा। मुझे घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं उस जगह पर चली गई जहां मैं हमेशा तब जाती हूं जब मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास होता है, और वह जगह कोई और नहीं मेरी माँ की समाधि है। मैं हमेशा ही वहां पर अकेली ही जाती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी और मेरे माँ के बीच में वहाँ पर कोई भी हो। माँ की समाधि पर बैठकर मैं बहुत देर तक रोती रही और उनसे अपने दिल की बात कहती रही। मैं उनसे कहा कि आप ही पापा को समझाएं, मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ राहुल के साथ है और किसी के साथ भी नहीं। मुझे रुपए पैसे नहीं चाहिए बल्कि सुकून चाहिए, वह मुझे राहुल के साथ ही मिलता है। काफ़ी देर अपना दिल हल्का करने के बाद मैंने देखा कि रात काफ़ी हो गई थी, इसीलिए सोचा कि अब मुझे चलना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि घर वाले परेशान हो जाएं
वैसे भी पापा मुझे जल्दी कहीं भी अकेले नहीं जाने देते। मैं जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़ी कि अचानक ही 4 लड़कों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घेर लिया और वह मेरे साथ पहले तो बदतमीजी करने लगे। मैंने उन्हें वार्निंग दी वह मुझसे दूर रहें वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं थे। उनके बाद वह मुझे उठाकर अपनी गाड़ी में डालने लगे। मैं बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन उस वक्त वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था मेरी बात सुनता, लेकिन मैं भी उनके आगे झुकने वाली नहीं थी, इसीलिए मैंने उनके बराबर का मुकाबला किया। पर जब उन्होंने देखा कि वह मुझे अपने साथ ले जाने में नाकाम हो जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की। यह देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। यह लोग आखिर मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? मैंने उनसे पूछा कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, पर वह तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे आज खत्म कर देंगे के इरादे से ही यहाँ पर आए हैं। यहाँ उन्होंने एक आदमी जैसे ही मेरे ऊपर चाकू से वार करने वाला था, तभी मैंने अपनी एक लात खींचकर उसके पेट पर दे मारी और वह बाकी के तीनों के ऊपर ही जाकर गिरा। बस इतनी ही देर में मैं फुर्ती से अपनी गाड़ी तक पहुंची और तुरंत ही ड्राइव करके स्पीड में गाड़ी दौड़ा दी। जब मैं अपने घर पहुंची तो बुरी तरह से हाफ रही थी। मैं उस वक्त पसीने में थी और मैंने तुरंत ही अपनी हालत को ठीक किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी घर में किसी को भी इस सब के बारे में पता चले कि मेरे साथ आज क्या हुआ, वरना एक तो पहले ही यह लोग मुझे कहीं अकेले नहीं जाने देते और इन सब के बाद तो मुझ पर और भी ज़्यादा पाबंदियाँ बढ़ जाती। इसीलिए मैं दबे पाँव चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई। फ्रेश होने के बाद कुछ देर में मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर सोचने लगी, आखिर आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वह क्यों हुआ और वह लोग कौन थे। अब मैं अभी यही सब सोच रही थी कि तभी मैंने खिड़की के सामने का नज़ारा देखा। उसे देखकर ही मेरे होश उड़ चुके थे। सामने मेन गेट पर मेरी मौसी को खड़े हुए देखा था और मौसी जी इंसान से बात कर रही थी। उसने ही तो मेरे दिमाग के नसें सुन्न हो गई थी, क्योंकि उसके साथ खड़ा हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि वही था जो मुझे चाकू से वार कर रहा था। मौसी उसे कई सारे नोटों की मोटी मोटी गड्डियाँ पकड़ा रही थी और वह उन पैसों को लेकर अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया और मौसी इधर उधर चौकन्नी होकर देख रही थी कि कहीं उन्हें किसी ने देख तो नहीं लिया, और फिर वह भी दबे पांव वापस करके अंदर आ गई। आखिर यह सब क्या हो रहा था? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसका मतलब मुझ पर आज जो हमला हुआ था वह बिना मकसद के नहीं हुआ था और वह हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा अपनी मौसी ही थी। लेकिन आखिर क्यों, वह क्यों मुझे मरवाना चाहती है? मैं सोचने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि मौसी को पता चल गया हो कि मैं उन्हें और पापा को एक साथ देख लिया है बस, और इसी वजह से वह मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। शायद उन्हें लग रहा हो कि मैं उनके और पापा के रिश्ते को आगे नहीं चलने दूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आखिर यह कैसे हो सकता है। जिस वक्त मैं उन दोनों को देख रही थी मुझे तो एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उनमें से किसी ने भी मुझे देखा। और फिर आज जब मैं अपनी शादी की बात की तो मौसी ने तो मेरा पूरा साथ भी दिया था। अब तो मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल थे जिससे मैं पागल हुई जा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी मौसी किस रूप में विश्वास करूं। लेकिन अभी जो कुछ मैंने कुछ देर पहले देखा उसको भी मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मुझे साफ जाहिर हो चुका था कि मौसी मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती हैं। अब मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मेरे दिल में उनके लिए धीरे धीरे नफरत पैदा होने लगी थी। मैंने सोचा था कि अब मैं क्या करूं, इस बारे में पापा को बता दूं, पर मुझे फिर ऐसा लगा कि लेकिन जिस तरह से मेरे लिए इस बात को हजम कर पाना मुश्किल है, ठीक उसी तरह से घर में बाकी लोगों का भी इस पर विश्वास करना नामुमकिन के बराबर है कि मौसी मुझे ख़त्म कराना चाहती हैं, जबकि अभी तक तो उन्होंने मेरी परवरिश की है और मुझे बहुत अच्छे से पाला था। और फिर उनका मुझे ख़त्म करने के पीछे का मकसद क्या था? जब मुझे वही नहीं पता तो मैं फिर किसी से क्या कहूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मुझे उनके मकसद के बारे में पता करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं किसी से कुछ कहूँगी। अगले दिन पापा ने मुझे और बाकी घर वालों को हॉल में बुलाया। मैं समझ तो रही थी कि वह शायद मेरी शादी को लेकर जो भी ज़रूरी बात करते हैं वह करने वाले हैं। मैं पापा के सामने पहुंची तो बुरी तरह से घबराई हुई थी कि न जाने वह कौन सा फैसला सुनाएंगे। पापा ने मुझसे कहा कि उन्हें मेरा और राहुल का रिश्ता मंजूर है। उनकी यह बात सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ी, लेकिन तभी उन्होंने कहा कि लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त की बात सुनकर मैं थोड़ी सी धुंधली हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि आखिर आपकी क्या शर्त है?
इस पर पापा ने कहा कि राहुल को शादी के बाद इस घर में ही रहना पड़ेगा, घर जमाई बनकर, और मेरे बाद इस बिजनेस को भाग दौड़ तो तुम्हें और राहुल को ही दोनों को मिलकर संभालनी पड़ेगी। पापा की शर्त से मुझे कोई भी एतराज़ नहीं था, इसीलिए मैं बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद मैं उसी दिन राहुल के घर गई और उसके पापा की शर्त के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन यह सब सुनकर राहुल नाराज़ होने लगा। वह कहने लगा कि मैं तुम्हारे घर पर घर जमाई बनकर नहीं रह सकता, इससे मेरी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। मैं राहुल से कहा कि जैसे तैसे मैंने अपने पापा को इस रिश्ते के लिए तैयार किया है, और तुम बिना फालतू की बात करके क्यों मुसीबत बढ़ा रहे हो। अगर तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में होते तो मैं तुमसे खुद इस शर्त को मानने के लिए नहीं कहती, लेकिन तुम्हारा मेरी सिवा और कोई भी नहीं है, तो आखिर बात में बुराई क्या है। इसमें तो मेरी ही खुशी शामिल है। तुम भी मेरे पास रहोगे और मुझे अपने पापा की बाकी घर वालों से भी अलग नहीं होना पड़ेगा। राहुल कहने लगा, लेकिन तुम समझती क्यों नहीं हो। वह कहने लगा कि तुम्हारे बिजनेस को नहीं संभाल सकता, वरना हर कोई यही कहेगा कि मैं पैसे की लालच में आकर तुमसे शादी की है। मैंने कहा कि अगर तुम मेरे बिजनेस को नहीं संभाल सकते तो मुझे शादी करने के बाद मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो होता। तो क्या तब सब लोग तुम्हें यह नहीं कहते कि अगर तुम्हारा सोचना यही था तो फिर तुमने मुझसे प्यार ही क्यों किया। क्या मेरी गलती थी कि मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे कड़वे बोल सुनकर राहुल का चेहरा उतर गया। फिर मैंने उसे समझाते हुए कहा कि देखो, मैं तुम्हें परेशान मत हो। अभी तुम जैसे कि किसी दूसरे के यहाँ पर काम करते रहोगे, तुम बिल्कुल वैसे ही समझ लेना कि मेरे कंपनी में काम कर रहे हो और तुम्हें उसकी सैलरी मिल जाती रहेगी। बस फिर मैं जैसे तैसे राहुल को भी बचा लिया था और हमारी शादी की तैयारी ज़ोरों शोरों से होने लगी। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। मेरे घर वाले मेरी शादी से बहुत खुश थे और राहुल भी खुशी से मुझे शादी करने को मान चुका था। लेकिन बस अगर कोई टेंशन की बात थी तो वह सिर्फ मौसी को लेकर ही थी। मुझे अभी इन सब सवाल का जवाब नहीं मिला था कि मेरी मौसी मुझ पर वह जानलेवा हमला क्यों करवाया था। आखिर उन्हें मुझे ख़त्म करवाकर क्या मिलने वाला था। मैंने अब तक इस बारे में राहुल को भी कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वह मेरे घर वालों के बारे में कुछ भी गलत सोचे। क्योंकि अब तक तो मैंने उसे यही बताया था कि मेरा परिवार मुझे बहुत चाहता है और मेरे परिवार ने मेरी खातिर बहुत सारे त्याग किए हैं। मेरी और राहुल की शादी धूमधाम से हो गई और हम दोनों हनीमून पर विदेश घूमकर वापस भी आ गए। सब कुछ बहुत अच्छा ही चल रहा था। मैं घर में रहकर बोर हो जाती, इसीलिए मैंने पापा से आगे इच्छा जाहिर की कि मैं भी कंपनी को संभालना चाहती हूँ। लेकिन पापा ने मुझे यह कहकर मना कर दिया कि मैं इन सब के चक्करों में ना पड़ूं और आराम की ज़िंदगी जीऊँ और अपने शौक़ को पूरा करूं। मेरे बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद पापा ने कहा कि तुम महीने में एक दिन कंपनी का चक्कर लगा कर आना, बस इतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची इन सब झंझटों में पड़े। पापा का प्यार देखकर कभी कभी मैं यही सोचती थी कि कितनी ज़्यादा लकी हूँ जो मुझे इतना चाहने वाला पापा मिले हैं। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी, मुझे महीने वाली दिक्कत थी, तो इस वजह से मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। उस दिन राहुल मेरे लिए हल्दी वाला दूध बनाकर लाया। मुझसे बोला कि तुम इसे पी लो, इससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। मैं ऑफिस का कुछ काम करने के लिए स्टडी रूम में जा रहा हूँ। मैं मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहा और फिर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही मौसी मेरे कमरे में आए और कहने लगी कि अंजलि, इस दूध को हरगिज भी मत पीना। मौसी की इस बात से मैं हैरान रह गई थी। मैंने उनसे कहा, क्यों, मैं दूध को क्यों ना पीऊँ। मौसी कहने लगी, क्योंकि इस दूध में जहर मिला हुआ है। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं पूरी तरह से हैरान रह गई थी और नाराज़ भी होने लगी कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं, कि मेरे पति ने मुझे जहर पीने के लिए दिया है। तो मौसी कहने लगी कि हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए यह बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा ही है, इसीलिए इस दूध को मत पीना, और वरना मुझे यहाँ किसी ने देख लिया तो शक हो जाएगा। इतना कहकर मौसी वापस मेरे कमरे से चली गई। अब तो मुझे मौसी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि अभी के अभी उनसे जाकर कहूँ कि मुझे मेरे पति ने नहीं बल्कि आप मारना चाहती हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे आपकी हकीकत का नहीं पता। मैं अच्छे से समझ गई थी कि वह मेरे पति के खिलाफ भड़काना चाहती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मैं उनकी पूरी हकीकत जान चुकी हूँ। मैं उस दूध को गिलास को उठाया, लेकिन न जाने मेरी क्यों उस दूध को पीने का हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर मुझे लगा कि इस बात की परख में खुद ही करनी चाहिए, इसीलिए मैंने उस दूध को मेरे घर में जो बिल्ली पड़ी हुई थी उसे पीने के लिए दिया था। और सच में मेरे होश उड़ गए थे जब उस दूध
जब उस दूध को 2 घूंट पीते ही वह बिल्ली वहीं खत्म हो गई। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि मौसी ने जो कुछ कहा था वह सच था, क्योंकि क्या इसका मतलब मेरा पति मेरी जान लेना चाहता है। अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सच है और कौन झूठ है, और कौन झूठ मेरे दिमाग में काम करना बंद कर दिया था। मैंने तुरंत ही उस बिल्ली को वहाँ से हटाया और सब कुछ ऐसा कर दिया कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। मैं बुरी तरह से घबराई हुई थी। मुझे अपनी प्यारी बिल्ली को दुख देने का दुख हो रहा था। उसे मेरे जीवन का मोल चुकाया था। मैं सोचने लगी कि आखिर राहुल मुझे क्यों मारना चाहेगा, जबकि मारना तो मुझे मौसी चाहती थी। लेकिन अगर मौसी मुझे ख़त्म करना चाहती लेकिन अगर मुझे ख़त्म करना चाहती तो फिर उन्होंने मुझे क्यों बताया कि दूध में जहर मिला हुआ है। लेकिन मैं शांत और दिमाग से सोचकर मुझे लगा कि शायद मौसी मेरे लिए राहुल के रिश्ते को खराब करना चाहती हैं। इसीलिए हो सकता है कि उन्होंने चाल चली हो। जब राहुल मेरे लिए दूध बनाकर तैयार कर रहा हो तो उन्होंने चुपके से उस जहर में दूध मिला दिया, ताकि मुझे लगे कि दूध तो राहुल लेकर आया, जबकि जहर उसमें मौसी ने मिलाया होगा। और खुद मेरे सामने आकर मुझे यह कह दिया कि वह जहर वाला दूध मेरे लिए राहुल लेकर आया है, जिससे कि मैं मौसी को अपना शुभचिंतक समझूं और राहुल को अपना रिश्ता खत्म कर लूं। कुछ देर बाद मौसी वापस मेरे कमरे में आ गई और मेरे माथे को चूमते हुए बोली, मेरी बच्ची ठीक है तू ना? मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही थी। शुक्र है कि तूने मेरी बात मान ली, उस दूध को नहीं पिया, वरना आज न जाने क्या हो जाता। वह तो सही था, लेकिन सही मौके पर राहुल को यह सब करते हुए देख लिया था। मेरी बात मान, आज के बाद कभी भी राहुल की बात पर भरोसा मत करना। मैं मौसी को तुरंत ही धक्का दिया। मैंने उनसे कहा कि आपको क्या लगता है कि आपका यह ड्रामा करेंगे और मैं आपकी बातों पर आ जाऊंगी? मेरी इस हरकत से मौसी बुरी तरह से हैरान रह गई थी। मैंने कहा, मुझे इस तरह से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो काली हकीकत है वह मैं अच्छे से जानती हूँ। आपको लग रहा है कि आप मुझे मेरे पति के खिलाफ भड़काकर उसे अलग करवा देंगे, जबकि आपका यह सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि मुझे मेरा पति नहीं बल्कि आप मारना चाहती हैं। उस दूध में जहर भी आपने ही मिलाया था। इस पर मौसी कहने लगी कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं सपने में भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मैं तुम्हें बचपन से माँ बनकर पाला है। तुम्हारी जान मेरे लिए मेरी जान से भी ज़्यादा कीमती है। मैंने उनसे कहा कि बंद कीजिए अपना यह झूठा ढोंग। मेरे जन्मदिन के दिन भी आपने उन गुंडों को भेजकर मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। वह तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस दिन बच गई। इस पर मौसी ताज्जुब से देखने लगी। मैंने कहा कि हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आपको उन गुंडों को पैसे देते हुए देखा था। इस पर मौसी कहने लगे कि हाँ, मैंने उन गुंडों को पैसे दिए थे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैं उन गुंडों को पैसे किस लिए दिए थे? मैंने उनसे कहा कि अब एक झूठ और आपको मुँह से बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए अभी के अभी इससे कमरे से चली जाइए, क्योंकि मैं अभी तक इस घर में किसी को भी आपके इस घटिया हरकत के बारे में नहीं बताया। लेकिन अगर मेरे शव का बांध टूट गया और इस घर में किसी को भी बता दिया तो अभी के अभी आपको इस घर से भी निकाल दिया जाएगा। आपका मुझ पर किए गए एहसानों को याद करके ही आपको बख्श रही हूँ, वरना अब तक तो कब का आपको पुलिस के हवाले करवा देती। मौसी मुझे बार बार कहती रही कि अंजलि, पहले तुम मेरी बात तो सुन लो। लेकिन उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि जी कर रहा था कि उनकी जान ले लूं। इसलिए मैंने उन्हें धक्के मारकर अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और चुपचाप लेट गई। अगले दिन राहुल ऑफिस से जल्दबाजी में घर वापस लौटा और मुझे कहने लगा कि अंजलि, इन कागज़ों पर तुम्हारे साइन होने हैं, बहुत ज़रूरी है। मैंने उससे कहा कि आखिर यह कौन से कागज़ हैं? वह कहने लगा कि दरअसल हम लोग एक नई फैक्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं जो तुम्हारे नाम से ही ली जा रही है, बस इसीलिए तुम्हारे कुछ सिग्नेचर चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ले लो, साइन कर देती हूँ। जैसे ही साइन करने वाली थी तभी मेरी नौकरानी मेरे लिए चाय लेकर आई। मैंने उसे कहा कि यहाँ टेबल पर रख दो, पर उसने न जाने कैसे मेरे हाथ पर उन कागज़ों पर ही उस चाय को गिरा दिया, जिससे मेरा हाथ जल गया। मैंने उसे खरी खोटी सुनाई और राहुल ने तो उसे खींचकर थप्पड़ भी मार दिया। उसने अपने किए की माफ़ी मांगी और वापस अपने कमरे से बाहर चली गई। राहुल बुरी तरह से भड़का हुआ था। वह उस नौकरानी को बहुत बुरी सुना रहा था। मैंने उसे कहा कि तुम शांत हो जाओ, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं हो गई। मेरा हाथ इतना भी ज़्यादा नहीं जला, बस थोड़ी बहुत ही दिक्कत हो रही है। मैंने कहा कि इन कागज़ों को दोबारा तैयार करवा कर ले आओ, कल इन पर साइन कर दूंगी। इसके बाद राहुल वहाँ से चला गया। मैंने अपने हाथ पर बरनोर लगाने के लिए किचन की तरफ गई, क्योंकि मेडिकल किट वहीं पर रखी थी। और मैं जैसे ही किचन की तरफ जा रही थी तभी इस नौकरानी को कुछ पैसे देते हुए यह कहते हुए सुना
की। तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने सही समय पर अंजलि के हाथ पर चाय गिरा दी। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। यह सब देखकर तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मौसी की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर वह चाह क्या रही हैं। मुझे रहा नहीं गया और मैं गुस्से से तिलमिलाती हुई दांत पीसती हुई उनके पास पहुंची। सामने के स्टोर रूम में ले गई। मैंने उनसे कहा कि आपने अभी जो कुछ भी कहा है मैंने सुन लिया है। आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको इन सब से क्या मिल रहा है? आपको क्या यह ज़्यादा चाहिए? बताइए आपको कितना पैसा चाहिए? मैं आपको अभी के अभी आपका हिस्सा दे दूंगी, लेकिन इसके बाद आप हमेशा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से निकल जाइएगा। आप मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। इस पर मौसी कहने लगी, अंजलि तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने कहा कि आपको क्या दिमाग से पैदल लगती हूँ? आप क्या मुझे अच्छी मक्खी निकालने की बात कर रही हैं? अभी मैं अपनी आंखों से आपको उस नौकरानी को पैसे देते हुए देखा और यह कहते भी सुना कि यह सब आपने ही करवाया था। मुझे नुकसान पहुंचाकर आखिर आपको क्या मज़ा मिल रहा है? मौसी पूरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी। वह कहने लगे कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अपना दुश्मन समझ रही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अभी सच्चाई नहीं पता है। उनके मुँह से यह बात सुनकर मैं और ज़्यादा बौखला गई। मैंने कहा कि सच्चाई? सच्चाई? आखिर ऐसी कौन सी सच्चाई जो मैं नहीं जानती? इस पर मौसी ने कहा कि ठीक है, मुझे लगता है कि आज वह वक्त आ चुका है जब मुझे आज तुम्हें सब कुछ सच सच बताना ही होगा। लेकिन तुझे बहुत ही इल्तिमान से यह हिम्मत से मेरी पूरी बात सुननी होगी, क्योंकि अब मैं तुझे वह कुछ बताने जा रही हूँ जो सुनने के बाद तेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इसके बाद सच में मौसी ने मुझे जो कुछ भी कहा बताया, मुझे तो मेरे होश उड़ चुके थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यह दुनिया इतनी बड़ी ढोंगी है, पाखंडी है। मौसी ने कहा कि जिन्हें मैं अपना पिता समझ रही हूँ, दरअसल वह मेरे सगे पिता ही नहीं हैं, बल्कि सौतेले पिता हैं। और मैं जिसे अपना नाना समझ रही हूँ वह मेरे नाना नहीं है, और ना ही मेरी मौसी मेरी सगी मौसी है। मुझे उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। इस पर उन्होंने स्टोर रूम में रखा हुआ एक बक्सा खोला और उसमें से एक तस्वीर निकालकर मुझे देते हुए कहा कि इस तस्वीर को देख रही हो, असल में यह तुम्हारा असली नाना जी है। की तस्वीर तुम्हारी माँ की है, तुम्हारे नाना जी की इकलौती संतान और पूरी जायदाद की अकेली मालकिन भी। तुम्हारी माँ ने अपनी पसंद से शादी की थी, जिसे तुम्हारे नाना जी बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के आगे वह झुक गए और उन्होंने तुम्हारी माँ की शादी तुम्हारे पिता से करवा दी। जबकि तुम्हारी दूसरी तरफ तुम्हारे नाना जी के जो दोस्त थे वह तुम्हारी पूरी जायदाद पर नज़र बनाए हुए बैठे थे। उन्होंने पहले से ही योजना बनाकर रखी थी कि वह अपने बेटे की शादी तुम्हारी माँ से करवा देंगे और इस पूरी जायदाद के अकेले राज करेंगे। लेकिन तुम्हारी माँ ने अपनी पसंद से शादी करके उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। इसलिए भले ही तुम्हारे नाना जी ने तुम्हारे माता पिता की शादी को स्वीकार कर लिया था, पर दूसरी तरफ वह लोग तुम्हारे नाना जी को तुम्हारे पिता के खिलाफ भड़काते ही रहते थे कि वह किसी भी तरह से तुम्हारे परिवार के काबिल नहीं है। उन्हें लगा कि ऐसा करने से एक न एक दिन तुम्हारे नाना जी तुम्हारे माता पिता का तलाक करा देंगे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, पर ऐसा भी कुछ भी नहीं हो रहा था। जिन्हें उन्होंने ऐसी चाल चली जिससे तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। उन लोगों ने तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट करवा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। उसके बाद तुम्हारी माँ की हालत पागलों जैसी हो चुकी थी। उस वक्त तुम सिर्फ 2 महीने की ही थी और ऐसे में वह तुम्हें संभाल नहीं पा रही थी। कुछ समय बीता तो तुम्हारे नाना जी के दोस्त ने उन्हें यह सुझाव दिया कि वह अपने बेटे की शादी तुम्हारी माँ के साथ कराना चाहते हैं। उस वक्त तुम्हारे नाना जी को यही लगा कि उनका दोस्त उनके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहा है और वह तुरंत ही शादी के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि शादी के पीछे उनकी कितनी बड़ी साजिश थी। और फिर जो कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारे नाना जी के दोस्त ने अपने बेटे की शादी तुम्हारी माँ से करवा दी। वह बेटा और कोई नहीं बल्कि वही था जिसे आज तुम अपना असली पिता समझती हो, और तुम्हारे नाना जी वह दोस्त भी और कोई नहीं बल्कि वही है जिसे आज तुम अपनी असली नाना समझती हो। मैं उस वक्त तुम्हारे सौतेले पिता की महबूबा थी। मुझे जब उनकी शादी के बारे में पता चला तो मैं विरोध किया, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे भी अपनी बातों में फंसा लिया। वह कहने लगा कि यह शादी तो सिर्फ एक दिखावे के लिए है, ताकि सारा पैसा उनके नाम पर हो जाए। उसके बाद मुझे आश्वासन दिया कि एक बार उनके नाम पर जैसे ही जायदाद आएगी वह तुम्हारी माँ से छुटकारा पाने के लिए और भी मुझसे शादी कर लेगा।
मैं भी उसकी बात पर यकीन कर लिया और तुम्हारी केयर टेकर के तौर पर तुम्हारे नाना की यहाँ पर नौकरी करने लगी। शादी के कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारे सौतेले पिता ने तुम्हारी माँ को ऐसी दवाइयाँ देना शुरू कर दिया जिससे उनकी दिमागी संतुलन पूरी तरह से खराब हो गया। और फिर एक दिन उन्होंने झूठा नाटक रचा जिनसे यह दिखाया कि तुम्हारी माँ की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई। तुम्हारी माँ की मौत की खबर सुनकर तुम्हारे नाना जी यह सदमा नहीं बर्दाश्त कर पाए, उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उन्हें भी जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा तुम्हारा सौतेला पिता चाहता था, लेकिन यही एक गड़बड़ हो गई। मरने के कुछ दिन पहले ही सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर दी थी। उसमें से यह भी लिख दिया था कि तुम्हारी शादी होने के बाद आधी जायदाद तुम्हारे पति की और आधी तुम्हारी हो जाएगी, और अगर 21 वर्ष से पहले तुम्हारी मृत्यु प्राकृतिक तौर पर या किसी दुर्घटना बस में हो जाती है तो सारी जायदाद अनाथ आश्रम में दे दी जाएगी। इसके बाद तुम्हारे नाना ने भी यह दुनिया को छोड़कर चल बसे। जब यह सारी बातें तुम्हारे सौतेले पिता को चली तो उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई और वह पूरी तरह से बौखला गया। उस वक्त अब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि उसने तो सोचा था कि उसके सारे पत्ते बिल्कुल भी सही जगह पर पड़े हैं और अब उसके हाथ में यूँ पूरी जायदाद आने वाली है और एक बार जैसे ही वह पूरे पैसे को कब्जा कर लेता तुमसे भी छुटकारा पा लेता। लेकिन अब जबकि सब कुछ तुम्हारे नाम पर था और फिर उसमें ऐसी शर्त भी थी कि वह तुमसे छुटकारा नहीं पा सकता था, इसीलिए उसके सामने सिवाय तुम्हें पालने के और कोई भी चारा नहीं बचा। इसलिए उसने सच्चे पिता का नकाब अपने चेहरे पर ओढ़ लिया और तुम्हें इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि वह तुम्हारा सौतेला पिता है, और अपने पिता को तुम्हारी माँ का पिता बता दिया और मुझे तुम्हारी सगी मौसी, ताकि इधर मैं तुम्हारी देखभाल भी करती रहूं और उसकी ख्वाहिशों को भी समय समय पर पूरा करती रहूं। उस दिन तुमने मुझे उन गुंडों को पैसे देते हुए देखा तो तुम्हें लगा कि मैं ही उन्हें तुम्हें मारने के लिए भेजा था, जबकि उन्हें मारने के लिए मैं तुम्हारे पिता ने भेजा था। मैंने उन्हें इसलिए पैसे दिए थे ताकि वह तुम्हें कुछ भी न करे, बल्कि तुम्हें भागने का मौका दे दे और इस तरह से दिखावा करे कि उन्होंने कोशिश तो बहुत की लेकिन वह तुम्हारे लिए अंजाम तक नहीं पहुंच पाए, ताकि तुम्हारे पिता को शक ना हो। मैं मौसी से कहा कि आप झूठ बोल रही हो, आपने आपको छुपाने की खातिर अब ना जाने कौन सी मनगढ़ंत कहानियां बना रही हैं ताकि खुद को मेरी नज़र में अच्छा साबित कर सके। मान लीजिए मैं एक बार को आपकी इस बात को मान लूँ कि मेरे पिता मेरे नाना झूठे हैं, लेकिन क्या मेरा पति झूठा है? और जब मैं सच्ची बात थी तो खुद ही अब मेरा साथ क्यों दिया, जबकि मेरे पिता तो इस शादी के खिलाफ थे। इस पर मौसी कहने लगे कि दरअसल उस वक्त मुझे नहीं पता था कि तुम एक नया मोहरा चला है और वह नया प्यार और कोई नहीं बल्कि राहुल है। तुम्हारे कॉलेज में राहुल को तुम्हारे पिता ने जानबूझकर एडमिशन दिलाया था और राहुल ने तुमसे अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाई ताकि तुम उससे प्यार करने लगो और शादी की बात करो, क्योंकि 21 वर्ष के बाद जो तुमसे शादी करेगा उसके नाम पर आधी जायदाद अपने आप ही हो जाती। मुझे यह बात तुमसे जब राहुल की शादी हो गई उसके बाद ही पता चली कि राहुल कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे सौतेले पिता के बहन का लड़का है। इसीलिए राहुल ने उस दिन तुम्हें जहर दिया, क्योंकि तब तक तुम 21 साल की हो चुकी थी और जो आधी जायदाद तुम्हारे नाम पर है वो अभी राहुल के नाम पर आ जाए। तो आज तुमने अभी जो कुछ भी देखा उसमें मुझे ही गुमराह समझ रही हो, लेकिन मैंने जानबूझकर तुम्हारे हाथ पर चाय इसलिए गिरवाई थी क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम उन पापियों के मंसूबों को अनजाने में ही पूरा कर देती। मौसी से कहा कि आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? वह कहने लगी कि दरअसल वह जो कागज़ था उसने तुम्हारे साइन करवाने के लिए वह किसी नई फैक्ट्री को शुरू करने की कागज़ नहीं थे, बल्कि पावर ऑफ अटॉर्नी के कागज़ थे, जिस पर साइन करते ही सारी जायदाद अपने आप राहुल और तुम्हारे पिता के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती। उस वक्त सामने से आकर मैं तुम्हें नहीं रोक सकती थी, इसीलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आई तो अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें तकलीफ पहुंचानी पड़ी ताकि तुम एक बहुत बड़े आने वाले तूफान से बच जाओ और उन कागज़ों पर साइन ना कर सको। मैं अच्छे से जानती थी कि अगर तुम अपने पति के हद से ज़्यादा विश्वास करती हो तो इसीलिए एक बार भी उन कागज़ों को पढ़कर नहीं देखोगी, बिना देखे ही उन पर सिग्नेचर कर दोगी और खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगी। तुम्हारा पिता इतना चालाक है कि वह अच्छे से जानता था कि अगर उसने एक बार में ही तुम्हारी शादी की हामी भर दी तो हो सकता है आगे चलकर तुम्हें, इसीलिए उसने पहले तो इस बात का झूठा नाटक किया कि तुम्हें शादी से इतराज़ है और फिर बाद में ऐसी शर्त रखकर यह दिखाया
कि वह तुम्हारा बहुत ज़्यादा भला चाहता है और मान गया। और ठीक इसी तरह से इसका नाटक राहुल ने भी किया। उसने भी यही दिखाया कि जैसे तुम्हारी संपत्ति से कोई इंटरेस्ट नहीं है और वह घर जमाई बनकर नहीं रहना चाहता। उस पर भी शक ना करो। मैं मौसी से कहा कि आपको शर्म नहीं आती। एक तो आप कितने झूठ बोलती जा रही हैं, लेकिन आपकी जुबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई। आपने मेरे पूरे परिवार को, यहाँ तक कि मेरे पिता को भी झूठा साबित कर दिया और खुद को मेरा शुभचिंतक बता रही हैं, जबकि खुद मैंने अपनी आंखों से आपको अपने खिलाफ साजिश करते हुए देखा। अगर ऐसा कुछ भी होता तो कम से कम अब तक कोई तो मेरी नज़र में आता। मैंने तो आपके सिवाय किसी और को भी मेरे खिलाफ ऐसा कुछ करते हुए नहीं देखा। मैं वहाँ से जाने लगी तो मौसी मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोकने लगी। कहने लगी कि अंजलि, तुम मुझ पर भरोसा न करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ बेटी। मैंने कहा कि अच्छा, आप मुझे प्यार करती हैं या फिर आप मुझे रास्ते से हटाना चाहती हैं ताकि आप अपने रिश्ते को पापा के साथ आगे बढ़ा सकें और अपनी खुद की औलाद पैदा करके यह सब कुछ उसके नाम पर करवा सके। यह सुनकर मौसी दंग रह गई। मैंने कहा कि आपको शायद नहीं पता कि लेकिन मैंने आपको और पापा को एक साथ वह सब करते हुए पहले ही देख लिया था। लेकिन फिर भी मैं चुप रही, यह सोचकर कि आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किए हैं और फिर यह आपके पापा की निजी ज़िंदगी का मामला है, मुझे इनमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि आप इतनी बड़ी लालची औरत निकलेंगी जो दौलत के खातिर न सिर्फ रिश्तों का बदनाम कर रही हैं बल्कि इस हद तक गिर चुकी हैं। मौसी कहने लगी कि तुम मुझे जो कुछ कहना चाहो कह सकती हो, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम पर अपने जीते जी आँच भी नहीं आने दे सकती। मैंने कहा कि अचानक से आपको मुझ पे इतनी हमदर्दी क्यों हो गई? आपने ही तो अभी कहा ना कि आप मेरे सौतेले पिता की महबूबा हैं, तो फिर उन्हें छोड़कर आप मेरा भला क्यों चाहती हैं? इस पर मौसी कहने लगी कि क्योंकि अभी तक मैं इतने सालों से इसी वहम में थी कि तुम्हारा अपना पिता मकसद पूरा होने पर मुझे अपनी पत्नी के तौर पर अपनाएगा और वह ज़िंदगी देगा जो हमेशा के लिए जीना चाहती थी। लेकिन अब मुझे समझ आ चुके थे कि वह एक धोखेबाज है और वह कभी भी किसी का भी सगा नहीं हो सकता। मैं उसके साथ कई साल वफादारी निभाई, फिर भी वह धोखेबाज मुझे छोड़कर न जाने कितनी औरतों के साथ वह सब करता फिरता था और मुझे लगता था कि वह मुझे सच्चा प्यार करता है, जबकि मैं अंधी थी जो मुझे कभी भी उसकी सच्चाई नहीं दिखाई दी। सच्चा प्यार तो तुमने मुझे किया था, पर तुम्हारे पिता की बातों में आकर मैं तुम्हारे खिलाफ उसका साथ देती रही। पर अब जब उसकी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है तो मैं तुम्हें अब खोना नहीं चाहती और सच में मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें जन्म भले ही नहीं दिया पर पाला तो मैं ही है और तुम मेरी बेटी हो। मौसी का झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं गुस्से से उन्हें स्टोर रूम में छोड़कर वापस अपने कमरे में आ गई और गाड़ी की चाबी लेकर तुरंत ही घर से बाहर निकल गई। मैं अपनी माँ की समाधि पर पहुंची तो वहां पर बहुत रोई। आज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसी पर विश्वास करूं, किस पर नहीं। रिश्तों पर मेरा भरोसा उठ चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज मैं दुनिया से अकेली हो चुकी हूँ। माँ से चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि आप जब इस दुनिया से गई तो मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं चली गई, मुझे क्यों छोड़कर चली गई। काफ़ी देर अपने दर्द को माँ से बयां करने के बाद वापस अपने घर लौट आई। मैं सोच लिया कि मौसी पापा और मेरे पति से अलग करना चाहती हैं, बस इसीलिए वो इस तरह की साजिश रच रही हैं। लेकिन अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगी। कल सुबह ही पापा और मौसी की सारी सच्चाई बता दूँगी कि वह किस तरह से मुझे उनके खिलाफ भड़का रही हैं और उनका भी इस्तेमाल कर रही हैं ताकि वह इस पूरी जायदाद पर कब्जा कर सके। राहुल उस दिन ऑफिस से किसी काम से बाहर गए हुए थे, इसलिए मैं उस दिन अकेली ही थी। मुझे काफ़ी देर नींद नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी सुबह हो जाएगी और सब कुछ जाकर अपने पापा से बता दूं और मौसी को धक्के देकर इस घर से निकाल दूं। कोई इंसान इतना लालची कैसे हो सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। यही सब सोचते सोचते न जाने मेरी कब आँख लग गई। अभी मैं गहरी नींद में सो भी नहीं रही थी कि तभी मुझे अचानक से लगा कि जैसे किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा बहुत ही धीरे से खोला। मैं चुपचाप सोने का नाटक करती रही और अचानक से गोलियों की तेज आवाज़ मेरे कानों में गूंज उठी। वह जो भी शख्स थे मेरे कमरे में आया था, उसने एक के बाद एक मुझ पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।
जिससे मेरे पूरे बिस्तर की परखच्चे उड़ चुके थे। जब उसने सारी पिस्तौल की गोलियां मेरे सीने में उतार दी तो उसने चेक की कि सांस ली। माथे पर पसीना पहुंचने के बाद उसने यह तसल्ली करने के लिए मैं अब पूरी तरह से मर चुकी हूँ, कमरे की लाइट को जलाया। लेकिन लाइट को जलाते ही जब उसने बिस्तर पर नजर डाली तो उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि उस पर कहीं भी खून के एक भी चीता नजर नहीं आ रहा था, जिसने वह हैरान कर गया कि आखिर इतनी गोलियां लगने के बाद भी यह सब कैसे हो गया। तभी बहन के पीछे छुपे हुए सभी पुलिस वाले बाहर निकल आए और रंगे हाथों कसकर दबोच लिया। उस इंसान के होश उड़ चुके थे। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि वह पकड़ा जा चुका है। इसके बाद मैं खुद अपने कपड़ों की अलमारी से बाहर निकलकर आई और जब उसने मुझे जिंदा पाया तो एक बार फिर से वह ऊपर बिजली गिरी थी। उस वक्त सिर्फ वह नहीं बल्कि मैं भी खुद भी दंग रह चुकी थी, क्योंकि मुझ पर गोली चलाने वाला शख्स कोई और नहीं मेरे पिता थे। मैं रो रो कर उनसे कहा कि आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इस पर वह कहने लगे कि अंजलि, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आया बेटा। मुझे तो तुम्हारे कमरे से कोई आता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगा कि कोई तुम पर हमला करने वाला है। मैं तो बस तुम्हें बचाने के लिए आया था। मैंने कहा बस कीजिए, आखिर आप कितना झूठ बोलेंगे। इतने सालों से आपने एक बात झूठ के बाद झूठ बर्दाश्त करती चली आई हूँ। इससे पहले कि मेरे पिता मुझे और कुछ कहते कि तभी मौसी भी कमरे में आ गई और उन्होंने कहा कि मैं अंजलि को सब कुछ पहले ही बता चुकी हूँ। यह सुनकर मेरे पिता की आंखों की पत्थर जम चुकी थी। इसके बाद मैं अपने सौतेले पिता से कहा कि हाँ, मौसी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। लेकिन उस वक्त मौसी पर यकीन नहीं हुआ कि आप मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं। इतने सालों से आप मेरे अच्छे पिता बनने का नाटक करते आए, लेकिन आज जब आपने मुझे मारने के लिए इस गन को खरीद रहे थे तभी मौसी ने मुझे वह सब कुछ दिखाई। लेकिन फिर भी मैंने यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि हो सकता है आपको इस गन की ज़रूरत किसी और काम के लिए पड़ी हो। तो उन्होंने कहा कि मैं यह छोटा सा नाटक करके देख लूं, कम से कम उसे साबित तो हो जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अच्छा ही हुआ कि मैं मौसी की उस बात को मान लिया, क्योंकि अगर मैं यकीन न करती तो आज मैं जिंदा न होती। मैं तुरंत ही आगे बढ़कर अपने सौतेले पिता के गिरेबान को पकड़ लिया। मैंने कहा कि तुम्हारे जैसे लालची इंसान को पिता कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। तुमसे मेरे पिता की और मेरी माँ की जान ली है। मेरे सर पे माँ बाप का साया छीन लिया। किसकी खातिर? सिर्फ दौलत की खातिर। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा बचपन एक अनाथ की तरह बीता। और तो जिसे मैं अपने पिता समझ रही थी, तुम तो मेरे माँ बाप के हत्यारे थे। उसी वक्त राहुल भी कमरे में आ जाता है और ऐसा दिखने लगता है कि जैसे वह सच से अनजान है। उसकी हरकत पर मैं उसके गाल पर खींचकर एक तमाचा मारती हूँ और उसकी पूरी सच्चाई उसके सामने खोलकर रख देती हूँ, जिससे कि वह हैरान रह जाता है। और मेरे सौतेले पिता भी इस बात पर दंग थे कि मुझे राहुल की सच्चाई आखिर कैसे पता चली। तो मौसी ने मेरे सौतेले पिता से कहा कि भले ही तुम मेरे इतने अच्छे इस प्लान के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया हो, लेकिन एक दिन मैंने तुम्हें राहुल से बात करते हुए सुन लिया था और उसी दिन मुझे पता चला था कि राहुल भी तुम्हारे इस चाल में एक हिस्सा है। इसके बाद पुलिस मेरे सौतेले पिता, नाना और राहुल को पकड़ कर ले गई। मेरे जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं भी अपने माँ बाप के साथ ही इस दुनिया से चली जाती। इन सब के बाद मेरी हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। और मैं जैसे ही खुद को खत्म करने के लिए कदम उठाया तभी मौसी ने आकर मेरा हाथ रोक लिया। मैंने कहा आप मुझे मर जाने दीजिए, क्योंकि मैं अब जीना नहीं चाहती। अब मेरे जीवन में कोई भी नहीं बचा। यहाँ तक कि मैं जिससे प्यार करती थी वह भी धोखेबाज निकला। इस पर मौसी ने कहा कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी नहीं है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो और तुम्हारी माँ है। उनके मुंह से यह बात सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहना क्या चाह रही थी। इस पर मौसी ने कहा कि हाँ अंजलि, सच कह रही हूँ, तुम्हारी माँ जिंदा है। दरअसल उस एक्सीडेंट में इन लोगों ने सिर्फ यह नाटक करके दिखाया था कि तुम्हारी माँ मर गई है, पर असल में तुम्हारी माँ मरी नहीं, बल्कि इन लोगों ने उसे पागल खाने में बंद करवा दिया था, ताकि अगर भविष्य में कभी भी ऐसी कोई ज़रूरत आन पड़े जिसमें उन्हें तुम्हें जायदाद की खातिर ब्लैकमेल करना पड़े तो वह कर सके। मैं और मौसी मेरी माँ से मिले और मैं उनके अच्छे से अच्छा इलाज करवाना शुरू कर दिया था। इधर मैं अपनी कंपनी की सारी जिम्मेदारियां भी खुद उठा ली थी, जिसके बाद मुझे पता चला कि मेरे सौतेले पिता ने न जाने कितने करोड़ का घपला कर रखा है।
जिससे हमारी कंपनी घाटे में चल रही थी। और शायद इसी वजह से मेरे पिता ने कभी भी मुझे ऑफिस में आने नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं रेगुलर ऑफिस आती तो मुझे उसकी सारी अय्याशियों के बारे में पता चल जाता जो वह मेरे नाना के पैसों से कर रहे थे। आज इस बात को 3 साल बीत चुके हैं और मैं अपनी कंपनी को ऊंचे पायदान पर लेकर आ गई हूँ। मेरी माँ पहले से काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, लेकिन जो कुछ भी उनके अतीत में उन पर बीता है उसके निशान आज भी उनके चेहरे पर दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कि वह सब कभी नहीं भूल सकते। मौसी ने भी कई बार कहा था कि वह यहाँ से चली जाना चाहती हैं, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया, क्योंकि मेरे जीवन में वैसे ही मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है। और आज अगर मैं जिंदा हूँ और मेरी माँ मुझे वापस मिली है तो वह सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से ही। दोस्तों, आज लोग ऐसे हो चुके हैं जो पैसों के लालच में अंधे होकर इंसानियत को पूरी तरह से भूल चुके हैं, लेकिन बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। इसीलिए हमें कभी भी ऐसा जिससे किसी की ज़िंदगी खराब हो, क्योंकि किसी को दुख पहुंचाकर और खुशियों को छीनकर आप कभी भी खुशहाल जीवन नहीं जी सकते। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।